देखिए, ऐसा है कि जो सिचुएशन अभी पैदा हुई बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश का इंटरनल मूवमेंट नहीं था। हम्म। ये एक इंजीनियर्ड मूवमेंट था। और हमको मालूम है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और उन्होंने इसको इंजीनियर करके बांग्लादेश में कू करवाया एक प्रकार से। हालांकि आर्मी ने डायरेक्टली नहीं टेक ओवर किया, लेकिन एक वो कू है। कू का मतलब है कि आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को सत्ता से हटाया और उसकी जगह पे एक आदमी को एयरलिफ्ट किया, जो कहीं पे यहाँ मौजूद ही नहीं था, जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे ऑफ करप्शन। उसको उठा के यहाँ पे आपने एडवाइजर बना दिया बांग्लादेश गवर्नमेंट का। अभी जहां तक सवाल रहा कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके भारत का कुछ कर पाएंगे, न्यूसेंस वैल्यू है। न्यूसेंस वैल्यू का मतलब यह है कि हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। हमको जो नेशनल सिक्योरिटी के पिलर्स होते हैं उनको कायम रखना पड़ेगा। जब हम नेशनल सिक्योरिटी के पिलर्स की बात करते हैं, उसके अंदर आपका इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी इकोनॉमी, आपकी इंडस्ट्री, आपकी सेल्फ रिलायंस, वो सारे मुद्दे मिला के आपके एक नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम बनता है। हम्म। और अभी उस मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया को अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट रहना पड़ेगा। हमको किसी बाहर के मुल्क के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी क्षमता को बढ़ा के इस प्रकार रखना पड़ेगा कि अगर पुश कम्स टू शोव, हमें किसी की मदद ना लेनी पड़े। और अगर हमने 53 साल पहले यहाँ 1971 में पाकिस्तान को काट के उसके दो हिस्से किए थे, तो आज वही पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को साथ में मिला लेता है हम्म। तो कितनी स्ट्रेंथ बनती है इनकी। आपके पास फिगर्स होंगी, हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है, बांग्लादेश की कितनी है और पाकिस्तान की कितनी है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और इन तकरीबन जो इतना अरसा बीत गया, तकरीबन 53 इयर्स, हमारी जो क्षमताएं हैं वो कितने फोल्ड बड़ी हैं। हमारी सेल्फ रिलायंस, हमारी इंडस्ट्री, हमारी आर्मामेंट नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, मेजर जनरल विकी हमारे दत्ता जी, और जो एक चीज थोड़ा समझना चाहूंगी। देखिए, स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज्यादा है अगर हम आर्मी के दृष्टिकोण से देख ले तो, लेकिन जो 94 यानी कि 94% जो बांग्लादेश का जो एरिया है भारत से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, बॉर्डर एरिया है, कई ऐसी जगह है जहां पर फेंसिंग तक नहीं की गई है, कई ऐसी जगह है जहां पर आर्मी के फोर्सेस जो है या जवान जो है वो तैनात भी नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मुश्किल है अगर पाकिस्तान की सेना आकर के ट्रेनिंग देखती है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ एक मौका चाहिए कि भारत में किस तरह से एंट्री करे, दहशत को फैलाए। तो ये एक मुश्किल है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो आज उसकी भी चर्चा करते हैं हम रोज, पाकिस्तान का जो हाल हो रखा है, हम्म। उसने पहले भी कोशिश करी बाय प्रॉक्सी क्या हिंदुस्तान को कमजोर कर दे, सिमेट्रिक वॉरफेयर करे टेररिज्म के माध्यम से, ताकि उसको डायरेक्टली उसकी आर्मी को हमारे साथ ना लड़ना पड़े। और उसको इतना भरोसा था कि अगर हमारी आर्मी हमला करेगी, जी मेरे पास न्यूक्लियर डेटरेंट है, पाओ पाओ के इनके पास बम पड़े हुए हैं। तो मैं तो कहता हूं कि चलो, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। अगर तुम्हें न्यूक्लियर का इतना शौक है, तो अगर भारत और पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है हम्म। तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा, हिंदुस्तान फिर भी बच जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आज के दिन में कोई रैशनल नेशन उस लाइन पे नहीं सोचता है। हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें इन दी लीग ऑफ नेशंस, हम एक दुनिया की एक उभरती हुई पावर हैं। हम्म। पूरी दुनिया हमको रिकॉग्नाइज करती है आज के दिन में, हमारी वो रिस्पेक्ट है। ये दो तटपुंजिया मुल्क, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान, इनकी क्या स्टैंडिंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, सिवाय न्यूसेंस के। इनको झेलता रहा अमेरिका अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, इनको डॉलर देता रहा तालिबान को कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान इधर से डॉलर लेके वहां पे अफगान तालिबान को मरवाता रहा। तो आज इनकी जो पोल है पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पूरी जग जाहिर है। और अफगानों का भी इसका पता चल गया है। तो पाकिस्तान अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी षड्यंत्र रच रहा हम्म। है, तो उसे तो पहले अपना घर बचाना चाहिए ना। इसके अपने टुकड़े होने वाले हैं। अगर सीरिया जैसा मुल्क, जो कि पार्टीशन होके नहीं बना था, एक ओरिजिनल देश था, एक अरबिक कंट्री, 11 दिन के अंदर उसकी पूरी गवर्नमेंट जाएगी। उधर से तुर्की घुस गया, उधर से इसराइल घुस गया, इधर से अमेरिका ने कब्जा किया हुआ, उधर कोई आईएसआई वाले आ गए हैं। तो ये पाकिस्तान किस खेत की मूली है? सिर्फ पंजाबी मुसलमान जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर काबिज होना चाहता है, जी। उसने बलूचों को, पख्तूनों को, सिंधियों को, महाजरों को दबा के रखा हुआ है। वहां पीओके के अंदर लोग
आज के दिन में एजिटेट कर रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान वाले कर रहे हैं, तो इस पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? अगर आज के दिन में भारत ये चाहे कि चलो समय आ गया, बड़ा राइप है, अब ये फल तोड़ लिया जाए, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं बचेगा। इनके सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। और बांग्लादेश जो अपनी इकोनॉमी अच्छी लेके गई थी शेख हसीना, वो बांग्लादेश उसका बताइए आप क्या असर होगा आगे चल के? उसकी इकोनॉमी का क्या होगा, उसकी तरक्की का क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसके यही अंदर तो अवाम सबसे का क्या ज्यादा होगा? डर का विषय है मेजर जनरल वीके दत्ता जी, यही तो सबसे ज्यादा डर का विषय है। एक तरफ पाकिस्तान देखिए किस तरह से भारत का भले ही कुछ बड़ा नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आतंकवादी यहाँ पर घटनाएं कर करके किस तरह से जम्मू कश्मीर और हमारे देश के अंदर में आकर के उसने कितनी ज्यादा यहाँ पर मुश्किलें पैदा की हैं। भले ही हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, अगर बांग्लादेश से भी हो तो स्थिति भारत में भी थोड़ी सी और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक मुश्किल वाला विषय है। मेजर जनरल AK शिवाजी जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, मेजर जनरल वीके दत्ता जी कह रहे हैं कि दोनों टुटपुंजुए देश वाकई बहुत छोटे देश है, आर्मी के दृष्टिकोण से, अन्य चीजों से अगर देखा जाए तो भारत के सामने कहीं नहीं टिकते, लेकिन सरपरस्ती है चाइना की, हाथ है चाइना का हर चीज के पीछे में। जिस चीज को लेकर के शरदेंदु जी ने भी कहा है कि देखिए चीन सपोर्ट कर रहा है इन सब के पीछे में, शेख हसीना के सत्ता को हटाने के लिए भी चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कैसे देखें इसे? क्योंकि देखिए एक देश जो ताकत में भी आगे है, उन सबके अंडर में है ये दोनों देश।